मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, मोहन एवं सोहन एक मकान के सह स्वामी हैं। एक मकान है जिसके दोनों सह स्वामी हैं, जिसमें 4 समान आवासीय इकाइयाँ हैं। तो एक मकान को 4 भागों में बराबर बराबर बांटा गया है। 4 समान आवासीय इकाइयाँ हैं, उनमें से प्रत्येक का मकान संपत्ति में समान हिस्सा है, और जो सोहन और मोहन है इन दोनों का इस मकान संपत्ति में समान हिस्सा है। उनमें से प्रत्येक एक इकाई अपने स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में लेता है। तो मकान के 4 हिस्से हैं, 4 समान इकाइयां हैं मकान की। तो इनमें से जो है 2 इकाइयां इन दोनों के द्वारा रहने के लिए प्रयोग में की जाती है, और तथा अन्य 2 इकाइयां 8,000 रुपये प्रति इकाई प्रति माह की दर से किराए पर उठाई गई हैं। और जो बाकी 2 इकाइयां हैं वो 8,000 रुपये प्रति इकाई प्रति माह की दर से, यानी कि दोनों इकाइयां 16,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठाई गई है। मकान संपत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन 2,40,000 है। अब नगरपालिका के हिसाब से पूरा मकान ही जो है, चारों इकाइयों को मिला के पूरे एक मकान का मूल्यांकन किया गया है 2,40,000 रुपये का। तथा नगरपालिका कर नगरपालिका मूल्य के 10% है, जिनका गत वर्ष में भुगतान कर दिया गया है। मकान क्रय करने हेतु 1998 में लिए गए ऋण का देय ब्याज गत वर्ष 2019-20 के लिए 1,60,000 रुपये है। अब पूरे मकान के संबंध में एक ऋण लिया गया था, उस ऋण पर जो देय ब्याज पिछले वर्ष 2019-20 में 1,60,000 रुपये है। तो 1,60,000 रुपये पूरे मकान का है, चारों इकाइयों का है। इसी प्रकार जो नगरपालिका मूल्यांकन है 2,40,000 रुपये, वो भी पूरे मकान का है, चारों इकाइयों का कुल मिलाकर नगरपालिका मूल्यांकन है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उनमें से प्रत्येक की मकान संपत्ति की आय की गणना यह मानते हुए कीजिए कि किराए पर दी गई इकाइयों में से एक इकाई गत वर्ष 2019-20 में 4 माह के लिए खाली रही। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दोनों के लिए कर योग्य आय की गणना करनी है, यह मानते हुए कि जो इकाइयां इन्होंने किराए पर दी है उसमें से एक इकाई गत वर्ष 2019-20 में 4 महीने के लिए खाली रही थी। तो कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सातवां क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी for the assessment year 2020-21। तो 2 इकाइयां हैं जिनको तो किराए पर उठा रखा है, लेट आउट 2 यूनिट्स। 2 इकाइयों को तो किराए पर उठा रखा है, और जो बाकी 2 इकाइयां हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक तो मोहन के द्वारा और दूसरी सोहन के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड की हुई हैं। पर्टिकुलर्स तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि मकान का जो भाग किराए पर उठाया गया है उस मकान की जो है मकान संपत्ति से आय की गणना की जाती है, और फिर जो मकान संपत्ति से आय जो कर योग्य आय होती है उसको फिर सह स्वामियों में बांट दिया जाता है। तो क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो 2 इकाइयां किराए पर उठाई गई है, बाकी 2 यूनिट्स जो हैं वो मोहन और सोहन के द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड की गई है। 4 इकाइयां हैं, 3rd यूनिट और 4th यूनिट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो इन दोनों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो होगा नील, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं, और जो 2 यूनिट्स हैं जिनको किराए पर उठाया गया है उनकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन होगी
1,20,000 रुपये। 2,40,000 रुपये पूरे मकान संपत्ति, पूरा मकान जो है उसका नगरपालिका मूल्य था 2,40,000 रुपये। तो 2 इकाइयों का नगरपालिका मूल्यांकन होगा 1,20,000 रुपये। 2,40,000 रुपये नगरपालिका मूल्यांकन था पूरे मकान का, जिसमें 4 इकाइयाँ हैं, 4 में से 2 इकाइयाँ किराया पर उठाई हुई है, तो 2 इकाइयों का नगरपालिका मूल्यांकन है 1,20,000 रुपये। दूसरा है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट। नया वसूल हुए किराए को घटाने के बाद में रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की गणना की जाती है। तो इस क्वेश्चन में 8,000 रुपये प्रति इकाई प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठाया गया है। तो 8,000 रुपये प्रति इकाई है, तो 2 इकाइयों का किराया प्रति महीना है 16,000 रुपये है प्रति माह, 2 इकाइयों का किराया। और 12 महीने के लिए जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होगा, 16,000 को 12 से गुणा कर देंगे, 1,92,000 रुपया। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है 1,92,000 रुपया। क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में जो 2 इकाइयां हैं उन दोनों इकाइयों में से कोई एक इकाई गत वर्ष में 4 माह के लिए खाली रही है, उसका एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट बाद में होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करते समय। अब इन दोनों में से जो अधिक है, विच एवर इज हायर, ए और बी, इन दोनों राशियों में से जो राशि अधिक है वो राशि ग्रॉस एनुअल वैल्यू की गणना करने के लिए साइड में ले ली जाएगी, 1,92,000। अब इस 1,92,000 में से जो है रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड घटा दिया जाएगा। रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, एक इकाई का किराया है 1 महीने का 8,000 रुपये, तो एक इकाई 4 माह खाली रही है, 32,000 रुपये रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड इसमें से कम कर दिया जाएगा। तो जो मकान की जो 2 इकाइयां हैं जिनको किराए पर उठाया गया है, उनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 1,60,000 रुपये। और ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं इनकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है निल। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दी जाएंगे। तो 10% नगरपालिका कर चुकाया गया है गत वर्ष में। तो इन 2 इकाइयों का नगरपालिका मूल्य है 1,20,000 रुपये, तो 12,000 रुपये नगरपालिका कर चुकाया गया है इन 2 इकाइयों का। नगरपालिका कर घटा देने के बाद में 1,48,000 इन 2 इकाइयों का एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं उनकी एनुअल वैल्यू है निल। एनुअल वैल्यू में से एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एवी। एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। तो 1,48,000 का 30% 44,400 रुपये। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स है उनके लिए किसी प्रकार की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी। दूसरी डिडक्शन दी जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो ऋण लिया गया है ऋण लिया गया है 1998 में, और उस ऋण के संबंध में गत वर्ष 2019-20 के लिए 1,60,000 रुपये का ब्याज देय है। तो पूरे मकान के संबंध में जो देय ब्याज है वो है 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये पूरे मकान का ब्याज है। तो एक इकाई के लिए, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं उनमें से जो है इंटरेस्ट और लोन की कटौती दी जाएगी। अगर करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए करता है तो जो उस मकान के संबंध में जो ऋण लिया गया है उस ऋण पर जो देय ब्याज है उसकी कटौती मकान संपत्ति की आय में से दी जाती है। तो
4 इकाइयों के लिए देय ब्याज है 1,60,000 रुपये, तो 1 इकाई के लिए देय ब्याज होगा 40,000 रुपये। तो ये जो 2 इकाइयाँ हैं जिनको किराए पर उठाया गया है उनके लिए देय ब्याज है 80,000 रुपये। 40,000 रुपये 1 इकाई का, तो 80,000 रुपये। जो मकान किराए पर उठाया जाता है उनके संबंध में देय ब्याज की कटौती के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन जो मकान स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जाता है उनके संबंध में देय ब्याज की कटौती की सीमा निर्धारित की गई है, अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। क्या है कि स्वयं के रहने के लिए प्रयोग, स्वयं के रहने के स्वयं के निवास हेतु मकान के संबंध में ऋण, अगर जिस मकान का प्रयोग स्वयं के निवास हेतु किया जाता है उस मकान के संबंध में कोई ऋण लिया जाता है तो ऋण के उद्देश्य जो तो ऋण है, ऋण को जो है अवधियों के अनुसार इस ऋण पर देय ब्याज की कटौती मिलती है। ऋण यदि 1 अप्रैल 1998 से पूर्व मकान के क्रय, निर्माण, ये 1 अप्रैल 1999 है, 1 अप्रैल 1999 के पूर्व मकान के क्रय, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, आदि के लिए ऋण लिया गया हो। तो जिस मकान में करदाता स्वयं रहता है, स्वयं के निवास हेतु कोई मकान का प्रयोग किया जा रहा है और उस मकान के संबंध में अगर ऋण लिया है और ऐसा ऋण 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया है मकान को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, उसकी मरम्मत या फिर नवीनीकरण के लिए, तो जो है ऋण पर देय ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये है। तो अगर ऋण स्वयं के रहने के मकान के संबंध में लिया गया है, जैसे यहाँ पर ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है, तो अगर मकान में स्वयं रहता है करदाता और उस मकान के संबंध में अगर ऋण लिया है और ऋण अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है और ऋण लेने का उद्देश्य है मकान को बनवाना, उसको खरीदना, उसकी मरम्मत, नवीनीकरण, अगर उसका उद्देश्य है तो ऋण पर देय ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। तो यहाँ पर ये ऋण जो लिया गया है, ऋण लिया गया है 1998 में, यानी 1 अप्रैल 1999 से पूर्व, और मकान को खरीदने के लिए ऋण लिया गया है। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है, जिस मकान में करदाता स्वयं निवास कर रहा है, उस मकान के संबंध में जो ऋण लिया गया है उस पर देय ब्याज की अधिकतम सीमा होगी 30,000 रुपये। तो यहाँ पर प्रत्येक इकाई के संबंध में जो देय ब्याज बन रहा है 40,000 रुपये, लेकिन इन 2 इकाइयों में करदाता स्वयं रह रहा है तो देय ब्याज की अधिकतम सीमा 30,000 होगी। तो इन दोनों इकाइयों के संबंध में जो ब्याज की कटौती दी जाएगी वो केवल 30,000 रुपये की ही दी जाएगी, न कि 40,000 रुपये की। हालांकि प्रत्येक इकाई के संबंध में जो देय ब्याज है वो ब्याज हो रहा है 40,000 रुपये प्रत्येक इकाई के लिए, लेकिन इन 2 इकाइयों का प्रयोग स्वयं के निवास के लिए किया जा रहा है और ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 1999 से पूर्व यानी 1998 में। तो ऋण पर देय ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये ही दोनों इकाइयों के संबंध में जो है ब्याज की कटौती प्राप्त होगी। अब एक दूसरा प्रावधान ये है कि अगर ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया हो, तो बाद लिया गया हो तो ये देखा जाएगा कि ऋण लेने का उद्देश्य क्या था। ऋण का उद्देश्य अगर मरम्मत, ऋण का उद्देश्य अगर
मकान की मरम्मत, नवीनीकरण आदि है तो ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक। अब अगर ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है और ऐसे मकान के संबंध में लिया गया है जिस मकान में करदाता स्वयं निवास करता है और ऋण लेने का उद्देश्य है मकान की मरम्मत करवाना, नवीनीकरण करवाना आदि, तो ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये है। और अगर ऋण का उद्देश्य है मकान का क्रय या बनवाना तो जो है ब्याज की कटौती अधिकतम 2 लाख रुपए। और अगर ऋण स्वयं के रहने के मकान के संबंध में लिया गया है और ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है और ऋण लेने का उद्देश्य है स्वयं के रहने का मकान का क्रय करना या मकान को बनवाना, तो जो है देय ब्याज की अधिकतम कटौती मिलेगी 2 लाख रुपए। और स्वयं के रहने के मकान के संबंध में अधिकतम ब्याज की कटौती जो है कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। तो अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद ऋण लिया है और ऋण का उद्देश्य केवल मरम्मत और नवीनीकरण करना है तब तो अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। मकान को खरीदना या बनवाना ऋण का उद्देश्य है तो अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए। और मकान के संबंध में जो ऋण लिया जाता है उस पर जो देय ब्याज है उसके लिए जो अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई है वो केवल स्वयं के निवास हेतु मकान के संबंध में ही निर्धारित की गई है। जो मकान किराए पर उठाया गया है उसके संबंध में देय ब्याज की कटौती की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो यहां पर यह ऋण 1 अप्रैल 1999 से पूर्व यानी कि 1998 में लिया गया है तो ऋण पर देय ब्याज की अधिकतम कटौती स्वयं के रहने के मकान के संबंध में 30,000 रुपये ही मिलेगी। इन दोनों मकानों से तो है हानि 30,000 रुपये की, और ये जो 2 इकाइयाँ किराए पर उठाई गई है 1,48,000 रुपये इनका एनुअल वैल्यूएशन था, एनुअल वैल्यू थी। एनुअल वैल्यू में से 44,400 की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त हो गई, 80,000 की ब्याज की कटौती प्राप्त हो गई, तो 23,600 रुपये इन दोनों मकानों की आय है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो 2 इकाइयां हैं इन दोनों इकाइयों से आय है 23,600 रुपये, और जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स हैं इन दोनों की, मोहन और सोहन की, इनसे हानि है 30,000 रुपये की। अब हमने बात की थी कि अगर सह स्वामित्व है तो जिस अनुपात में सह स्वामित्व है उस अनुपात में मकान संपत्ति से आय को बांट दिया जाएगा। तो इनका सह स्वामित्व समान है, तो ये जो मकान संपत्ति से आय हुई है 23,600 रुपये, ये इन दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी, अलोकेट कर दी जाएगी। अलोकेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट्स बिटवीन ओनर्स के मध्य जो है अलोकेट कर दी जाएगी इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट्स। तो जब ये इनकम बांट दी जाएगी तो यहाँ तो इसको माइनस कर देंगे, और इन दोनों के लिए जो है 23,600 का आधा 11,800 और 11,800 ही सोहन की आय होगी। अब टैक्सेबल इनकम ज्ञात हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम 30,000 में से 30,000 की हानि है, 11,800 की आय है, तो 18,200 की जो है हानि है दोनों को। मकान संपत्ति से मोहन और सोहन दोनों को ही 18,200 रुपये की हानि हुई है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।